देखो कैसे संधियों को पहचानेंगे हम, ये आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया परिभाषा में कि दो वर्णों का मेल होता है और मेल से उनमें विकार उत्पन्न होता है और उस विकार को संधि कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और संधि हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी, इस बात का मेरा वादा है आपसे। बस थोड़ा सा ध्यान दो बस यहीं पर। जब दो वर्णों का मेल हो रहा हो, बस वहां पर आपको बड़ी बारीकी से ध्यान से आपको बस एक बात देखनी है कि मेल किसका हो रहा है। और मेल होने के बाद जो विकार आ रहा है, विकार को हम परिवर्तन, बदलाव, इंग्लिश में कहे तो चेंजिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप। जहां दो वर्णों का मेल होगा और मेल से जिसमें विकार उत्पन्न होगा, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जहां दो वर्णों का मेल होगा, एक वर्ण इधर होगा और एक वर्ण इधर होगा, ये दोनों वर्ण मिलेंगे। अब आपको देखना यह है कि सर इनमें से बदल कौन सा रहा है और जौन सा वर्ण बदलेगा वही संधि होगी। सर समझ में नहीं आया, उदाहरण से बताओ ना। हाँ, उदाहरण से समझो। देखिएगा उदाहरण, यहां मैं लिख देता हूं एक उदाहरण, दावा नल। अब इसका संधि विच्छेद कर देता हूं। अभी हम संधि पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपको बताऊं, दाव प्लस अनल। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। संधि हमेशा कहां होती है ये भी ध्यान रखें। संधि हमेशा अड़ोसी और पड़ोसियों के मध्य ही होती है। मिलन अड़ोसी और पड़ोसियों के मध्य में ही होता है। कहीं ऐसा नहीं कि यहां से छोड़ करके वहां मिलन हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। मिलन हमेशा अड़ोसी और पड़ोसियों के मध्य में होगा। तो ये रहा आपका अड़ोसी और ये रहा पड़ोसी, इन दोनों को मिलाओ। देखिएगा यहां से हमने क्या ले लिया, आ, ठीक है। अब यहां मैंने अभी आपको बताया नीचे हलंत लगाया तो यहां से क्या आया, आ आया ना। अब इन दोनों को जोड़ो। अभी संधियां तो आगे पढ़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने से ये बन जाता है। ये क्यों बना, कैसे बना, ये आगे आने वाले समय में हम बता ही देंगे आपको। ये बना आ। तो अब आपको देखना है, हमें केवल यहां पर ये समझना है कि परिवर्तन किस में आ रहा है और जहां जिसमें परिवर्तन आएगा वहां वही संधि होती है। देखिए यहां ये भी स्वर, ये भी स्वर, मिलन भी स्वरों का, विकार भी स्वर में। तो यहां कौन सी संधि, स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। यहां पर देखिएगा एक उदाहरण, दिक् प्लस अंत। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न आप चुटकियों में हल कर लेंगे कि निम्न में से किस क्रमांक में व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है। देखिएगा यहां से हमने लिया आ, अब ऊपर बिंदी है उसे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसे वहीं पर रखा रहने दो। और ये का हमने एक नियम पढ़ा है, आपको मैं पढ़ाऊंगा कि क वर्ण के बाद यदि कोई अघोष वर्ण आता है, सॉरी का वर्ण के बाद यदि कोई घोष वर्ण आता है तो क गा में बदल जाता है। देखो जैसा होगा वैसा ही बदलेगा। का आधा है, हलंत लगा हुआ है तो ये भी आधा ही होगा। अब हमें केवल ये देखना, देखो यहां पर कौन बदल रहा है, ध्यान दो। यहां पर इसमें बदलाव आ रहा है स्वर में कि व्यंजन में बदलाव आ रहा है। यहां पर बदलाव आ रहा है व्यंजन में। किस में आ रहा है, व्यंजन में। व्यंजन बदल रहा है गा में। तो यहां पर कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अच्छा यहां देखिएगा ये है यशः प्लस धरा, यशः प्लस धरा। अब यहां से एक नियम है कि विसर्ग से पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, विसर्ग ओ में बदल जाता है। मैं आपको एक बात और बताता चलूं, वास्तविक रूप से यदि शुद्ध
नियम की बात करें तो विसर्ग कभी ओ में नहीं बदलता है, ओ बन कैसे जाता है, इन सारी चीजों को जिनका आज तक आपको पता ही नहीं है, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करें। फिर आखिर ओ जो विसर्ग है वो बदलता किस में है। तो देखिए, जब विसर्ग से पूर्व आ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो, घोष वर्ण भी नहीं पता होगा, वर्ण विचारों में बताएंगे, तो विसर्ग बदल जाता है ओ में। अभी केवल इतना ही समझ लो। अब देखो यहां पर कौन बदल रहा है, विसर्ग। तो क्या समझ में आया, जहां दो वर्णों का मेल होगा और मेल से जिस वर्ण में विकार उत्पन्न होगा, अगर स्वर बदलेगा तो स्वर संधि, व्यंजन बदलेगा तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में यदि विकार आएगा तो विसर्ग संधि। बस इतना सा आपको समझना है और संधियों की परिभाषा खत्म। क्या है संधियों में, कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि हवा, जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसे हम डरा देते हैं कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, हवा आ जाएगा। और जब बड़े हो जाते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हवा तो कुछ होता ही नहीं है, हमें तो वैसे ही डराया गया, धमकाया गया। तो इसी प्रकार से संधियों में भी कुछ नहीं है। आप वैसे ही बेफिजूल इनसे डरने का प्रयास करते हैं, कुछ नहीं है। या तो आपको अच्छा शिक्षक नहीं मिला, या आपको अच्छी पुस्तक नहीं मिली, दोनों में से कुछ भी रीजन हो सकता है। या आपको अच्छी पुस्तक भी मिल गई, अच्छा टीचर भी मिल गया, लेकिन आपने पढ़ने की और समझने की कोशिश नहीं की। अब कौन सा रीजन हो सकता है, ये आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हम पर संधियां क्यों नहीं आती हैं, ये पता लगाने का आप श्रम करें। तो क्या समझे विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः बता देता हूं तीनों संधियों की पहचान, और ऐसे प्रश्न चुटकियों में हल हो जाएंगे जिनमें यह पूछा जाता है कि निम्न में से किस क्रमांक में स्वर संधि है, निम्न में से किस क्रमांक में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न। तो आपको केवल यहीं पर देखना है। यहां पर देखने के बाद आपको ये देखना है कि बदल कौन रहा है, कौन बदल रहा है। अगर स्वर बदल रहा है तो स्वर संधि है, व्यंजन बदलेगा तो व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग बदलेगा तो नो डाउट विसर्ग संधि। ठीक है, अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हों तो हम थोड़ी सी और आगे की तरफ चलें। चलो और चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा, पुश कर दो इसको। हाँ जी विद्यार्थी, अब हम थोड़ी सी इस पर और चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस क्रमांक में संधि का उदाहरण है, या निम्न में से किस क्रमांक में संधि का उदाहरण नहीं है। अगर ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है और वो भी चुटकियों में, तो यहां से आगे जो भी बात करने के लिए जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया विकार। विकार को फिर मैंने आपको बताया, विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, चेंजिंग, जो कुछ भी आप समझना चाहें वो समझ लो। यहीं से आपको पता चलेगा कि संधि है कि नहीं है। देखिए, विकार को थोड़ा सा और मैं क्लियरिफाई कर दूं, ये मैं बताऊं आपको, ये है हिम, ये है आलेख। देखिए बच्चों, विकार कहां आता है। जैसे संधि हमेशा होती है अड़ोसी पड़ोसी में, यहां से हमने लिया आ और यहां हलंत दे करके यहां से लिया आ। जब अ के बाद आ आया तो बन गया बड़ा आ। ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब देखिए, ये जो यहां पर प्रोडक्शन, नया प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ, इसे हम यहां पर लेकर के आएंगे और इसमें इसको अंदर कर देंगे, तो ये बन गया हिमा। देखिए, विकार आ गया, आपको समझना है कि विकार होता कैसा है। ये शब्द पहले हिम था, यही तो था। अब संधि होने के बाद, विकार होने के बाद हिम का क्या हो गया, हिमा। क्या हो गया, हिमा हो गया। यही तो विकार है। अगर ऐसा कुछ परिवर्तन आ रहा है, ऐसा कुछ बदलाव आ रहा है, तो संधि है। और देखो एक और उदाहरण, ये है महा, ये है इंद्र। अच्छा, यहां से हमने ई लिया और यहां हलंत दे करके आ लिया। ठीक है बच्चों, आ के बाद ई आता है तो ए बनता है। अभी हम संधि पढ़ नहीं रहे हैं, केवल मैं आपको इसका बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर संधियां होती क्या है। अब देखिए, आ के बाद ई आया तो ए बना,
अब इसे हम यहां पर सेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो बच्चों, विकार पहले शब्द था हमारे पास महा, अब विकार आने के बाद हो गया महे। यही है विकार, इसी को कहते हैं विकार, यही है बदलाव। ठीक है। अब प्रश्न पत्रों में, परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो कभी कभी ऐसे आते हैं कि निम्न में से किस क्रमांक में संधि है और निम्न में से किस क्रमांक में संधि नहीं है। तो आपको केवल इतना सा देखना है कि जिसमें विकार आ रहा होगा, जिस किसी भी वर्ण में जो 4 विकल्प पेपर में दिए होंगे, अगर उनमें से किसी में विकार आ रहा है तो आप समझ लेना कि संधि है। अगर विकार नहीं आ रहा है तो क्या होता है सर? इसको समझते हैं, इसको कहते हैं संयोग। इसको संयोग कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसको कहते हैं संयोग। संयोग क्या होता है? संयोग में भी 2 वर्णों का मेल होता है, इसमें भी 2 वर्णों का मेल होता है, लेकिन मेल होने पर इनमें विकार नहीं आता है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा रुकिए, ये फोन डिस्टर्ब कर रहा है, इसे पुश कर दो बेटा। संयोग में विकार नहीं आता है, विकार आता है संधियों में। देखिए, जैसे यहां पर एक शब्द है उप, शब्द तो नहीं है, शब्दांश कहेंगे, उप, और एक है हार। अब यहां भी एक वर्ण है, यहां पर भी एक वर्ण है, दोनों का मेल भी हुआ अच्छी तरीका से, मिलन भी हुआ। मिलन होने के बावजूद कुछ हुआ नहीं इनके अंदर, और कुछ हुआ नहीं तो समझ लो ये संधि तो नहीं है। और जब संधि नहीं है तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही क्या बचता है, वो है संयोग। तो जहां पर विकार आए समझ लो संधि है, और जहां पर विकार ना आए वहां पर संयोग होता है। और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। उप प्लस हार को मिलाकर के उपहार बनाना, जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ये संयोग है। अच्छा, ये और देखिए, और उदाहरण देखिए, ये है प्रति प्लस ज्ञा। अब देखिए, प्रत्य प्लस ज्ञा दोनों मिलकर के प्रतिज्ञा बन गए, जैसे ऊपर थे वैसे ही नीचे हैं, कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। और देखिएगा, ये है परे और ये है हार, दोनों मिले क्या बना, परिहार। तो बताइए क्या इनमें कोई बदलाव आ रहा है? किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ना तो परिहार में, ना उपहार में, ना प्रतिज्ञा में। और भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे हजारों की संख्याओं में जिनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव नहीं आएगा तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे संयोग मानेंगे, ना कि संधि। ठीक है बच्चों, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है परीक्षाओं में कि संधि का विलोम शब्द क्या है? तो संधि का विलोम शब्द होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो सीधी सी बात है, फिर वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है तोड़ना? जिसका अर्थ तोड़ना होगा वही संधि का विलोम शब्द होगा। देखिए, संधि विच्छेद, संधि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विच्छेद। ठीक है बच्चों। अच्छा, और इसके थोड़े से महत्व पर मैं प्रकाश डालूं तो आप क्या जो रुझान है, आपकी जो रुचि है इस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएगी। इसका महत्व एक बार आप समझ लीजिएगा, इसका महत्व परीक्षाओं की दृष्टि से काफी ज्यादा है। इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी जितनी ज्यादा अच्छी तरीका से समझ में आ गया तो आने वाले कॉन्सेप्ट उतनी ही अच्छी तरीका से आप समझ पाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आगे आने वाले जैसे उपसर्ग हैं, प्रत्यय है, समास है, अशुद्धियां संशोधन है, इन प्रकरणों में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इन कठिनाइयों से बचने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी परीक्षा में लगभग 4 से 5 प्रश्न तो सीधे सीधे संधियों से आते ही हैं, 2 से 3 प्रश्न उपसर्गों के आते हैं, 2-1 प्रश्न प्रत्ययों का आता है, 3 से 4 प्रश्न समासों के आते हैं, 4 से 5 प्रश्न लगभग अशुद्धि संशोधन के आते हैं। अगर कुल मिलाकर के इनको हम जोड़ने का प्रयास करें तो ये लगभग 15 से लेकर के 20 के बीच में इनकी
संख्या बैठती है। और 15-20 क्वेश्चन एक ही प्रकार को समझने से अगर हमारे हल हो रहे हैं तो क्यों ना इसे हमें अच्छी तरीक़ा से एक बार ही सही लेकिन ढंग से समझ लेना चाहिए, जिससे हमें आगे आने वाले प्रकरणों में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कोई बच्चा कहता है वन कि सर अगर एक प्रश्न ना आया तो क्या हो जाएगा। मैं उसे कहना चाहूँगा कि अगर 1 नंबर तो दूर की बात, अगर इतना भी कम आया, इतना भी नंबर है तो इतना नंबर भी आपको सफलता से दूर कर सकता है या इतना नंबर आपको सफलता दिला भी सकता है। तो आप ये ना कहें मन कि 1 नंबर नहीं, 1 प्रश्न नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा। किसी ने कहा है कि कण कण जोरे मन जुरे और खावत निबरे सोए और बूंद बूंद से घट बरे टपक तरी तो होए। तो ये कोई वैसे ही नहीं कहा है, इसलिए इन सारी चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और हिंदी तो वैसे भी थोड़ी सी समझ में आ जाए तो सरल है, नहीं तो हिंदी में जरा सी बिंदी की भी गलती हो गई तो समझ लो पूरा प्रश्न ही गलत हो गया, आपका करा धरा सबका सत्यानाश हो गया। तो मैंने कहा कि हिंदी ग्रामर की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो है संधि। इसे हिंदी व्याकरण की आधारशिला कहा जाता है, जिस पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण की स्क्रिप्ट लिखी गई ही है। स्क्रिप्ट इसी पर लिखी गई है, संधि पर, इसलिए इसे ढंग से समझें। और परिभाषा को मैं अपनी 2 पंक्तियों के माध्यम से यदि आपको बताना चाहूँ तो वो इस प्रकार से है। कैसे है देखिए, जो पंक्तियाँ मैंने लिखी संधि की परिभाषा के लिए उन्हें मैं आपको बताता हूँ। 2 वर्णों के मिलने पर यदि वहाँ परिवर्तन आता हो और तब वहां पर संधि समझो, अन्यथा संयोग होता है वो। बिल्कुल परिभाषा ही है। परिभाषा का केवल मैंने कविता के रूप में प्रस्तुतिकरण भर किया है और कुछ नहीं है। ये परिभाषा, इन पंक्तियों को यदि आप याद कर सकें तो याद कर लेना, और परिभाषा को याद करना चाहें तो परिभाषा को याद कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है, आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो, आपकी जरा सा भी कुछ समझ में आया हो, तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने नाते रिश्तेदारों में शेयर करें और यार दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सब यह करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।